जय माता की मित्रों। मैंने नक्षत्रों का ही पाठ चालू कर रखा है और अभी भरणी नक्षत्र की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज बात करते हैं भरणी नक्षत्र में अगर आपका शनि प्लेस हो, जब आप अपनी जन्मपत्री, आजकल तो कंप्यूटर ऐप की वजह से बहुत आसान हो गया कि आप अपनी जन्मपत्री जब ऐप में निकालते हैं तो आपको आराम से लिखा हुआ आ जाता है कि आपका उस समय में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में प्लेस था, कौन सी राशि में था वो तो आता ही है, कितना अंश पे था वो भी आता है। हालांकि आप अंशों के हिसाब से आप अपने ग्रह को जान सकते हैं कि वो कौन से नक्षत्र में हो सकता था या है, लेकिन फिर भी अभी तो पूरी कैलकुलेशन आके बाकायदा लिखा हुआ आता है कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है आपका। उसका उस समय का फल वो आपकी फाउंडेशन है, वो आपको मिल गया और वो आपको जीवन भर उस टाइप का फल आपको देते रहेगा। लेकिन गोचर में भी आप इस फल को लगा के देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। बर्थ टाइम में जो मिल गया वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन गोचर का अपना एक इफेक्ट है, उसको भी अगर आप लगा, गोचर के विषय में भी मैंने ग्रहों का है, शुभ गोचर है, वो सब मैंने वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, तो आप उनको भी जाके सुने। अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो कम से कम मैं 100 से ऊपर पाठ इसमें दे चुका हूँ। अगर आप शुरू से सुनेंगे, शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पाठ मैंने दिए थे, जिसमें न आपको ग्रह देखने हैं, न आपको जन्मपत्री देखनी है, न कुछ और देखनी है। मेरा मोटिव यही था कि लोग जो जन्मपत्री के बगैर दुखी हो रखे हैं, जिनका बर्थ डेट नहीं है, वो कैसे पहचाने कि उनका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है या किसकी वजह से हम वो लोग परेशान हैं और उसका क्या उपाय है। नॉर्मल जो घर से, जो हम लोग अपने संस्कारों से या अपने कामों के द्वारा उसको शांत कर सके, तो मैंने वो वीडियो बनाए थे शुरू में। तो उनको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे किसी का मंगल खराब चल रहा है तो वो कैसे पहचाने, शनि खराब है तो कैसे पहचाने और उसका क्या उपाय है, उसको ठीक करने का क्या तरीका है। तो वो वीडियो मैंने शुरू में सबसे फर्स्ट में वही पोस्ट किए थे। उसके बाद में फिर बेसिक मैंने चालू किया था, तो और आज 100 से ऊपर या 120-30 पाठ शायद मैं दे चुका हूँ। आप अगर शुरू से सुनेंगे तो मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन इतना मेरे को विश्वास है कि आपको कुछ नई बातें पता चलेगी, कुछ नई चीज़ों का पता चलेगा। और मेरा फोकस ज़्यादातर नक्षत्रों के विषय में ही है और मैं नक्षत्रों का ही पाठ ज़्यादा दे रहा हूँ। और मेरा अपना प्रैक्टिकल एस्ट्रो में भी मैंने नक्षत्रों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखा है। हालांकि ग्रहों का, राशियों का, भावों का इफेक्ट, नौसक वर्ग कुंडलियों का इफेक्ट वो है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नहीं है, लेकिन उनके साथ जब तक आप नक्षत्रों का इफेक्ट नहीं मिलाएंगे तब तक उसका पूर्ण फल आपको आना बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज बात करते हैं शनि की भरणी नक्षत्र में अगर आपका शनि प्लेस हो और चरणों का। अगर आप शुरू से भरणी नक्षत्र को सुन रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कौन से चरण का स्वामित्व कौन से ग्रह को दिया हुआ, हालांकि मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, ये तो वैसे भी आप जानते ही होंगे। यहाँ पे अगर भरणी नक्षत्र में अगर शनि, भरणी नक्षत्र में अगर शनि पहले में फर्स्ट चरण में हो तो यहाँ पे जातक को धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता बनाता है, बुद्धिमानी, मृदुभाषी और सबके आदर का पात्र होता है ऐसा आदमी। तो भरणी नक्षत्र में अगर शनि पहले चरण में हो उसका फल ये है। अगर दूसरे चरण में हो तो व्यक्ति बेहद बुद्धिमान बनाता है, उसका जीवन सुखी रहता है। तीसरे चरण में हो तो वो पृथक अभिभावकों का संरक्षण मिलता है, दो अभिभावक। तो जनरली जैसे ऐसे हो सकता है कि पहले आप माँ बाप के पास पले हो, उसके बाद में हो सकता है आप अपने किसी रिलेटिव के पास चले गए हो, ननिहाल भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, अंकल या चाचा या ताऊ भी हो सकता है, तो वहाँ चले गए हो। सपोज आपको हायर एजुकेशन करना है तो वहाँ पे चले गए वो करने के लिए। तो ऐसा कुछ इसको इस समय के हिसाब से लगा के देखना पड़ेगा। चतुर्थ चरण में 35 वर्ष तक की आयु तक संघर्ष करवाता है। अगर भरणी नक्षत्र में आपका शनि है
तो आपको 35 तक नॉन स्टॉप आपको संघर्ष कराएगा। और उसके बाद में तो पुलिस या सेना में भी सफल कर सकता है, वो आपको सफल करेगा। कोई भी लाइन में कर सकता है, जनरली पुलिस या सेना में भी सफल कर सकता है, और अपनी लाइन जो आपने पकड़ रखी है 35 सालों से, जिस लाइन में आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें भी सफल कर सकता है। अब भरणी नक्षत्र में शनि है किसी भी चरण में, चरणों का फल मैंने बता दिया। अब पहले तो उसको जाके आप रीड कर लीजिए और उसको अपने यहाँ नोट करके देख लीजिए। उसके बाद में आप देखिए कि उसके ऊपर शनि के ऊपर, उस चरण में बैठे हुए शनि के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि का क्या इफेक्ट होता है। तो सूर्य की दृष्टि हो तो पशुपालन या कृषि के कार्यों से अर्थ लाभ करता है। अगर भरणी नक्षत्र में शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो पशुपालन और कृषि के कार्य, खेतीबाड़ी जैसे, तो उससे लाभ करता है। लेकिन ऐसा जातक उदार भी होता है, तो उदार तो होता है। कृषि के कार्य जैसे अपने किसान है या ये सब आपके जो पशुपालन वगैरह के काम है, चाहे गाय है, भैंस है, जो भी जिस टाइप के भी, तो ये लोग कुछ तो उदार होते हैं। जनरली पशुपालन का काम किसान भी करते हैं, तो किसान भी उदार होते हैं, क्योंकि नेचुरलिटी के साथ रहते हैं ये लोग हमेशा। तो चंद्रमा की दृष्टि कुछ अशुभ फल होता है, उसमें कुसंगति का कुछ विशेष इफेक्ट होता है। तो अगर भरणी नक्षत्र पे शनि है किसी भी जातक को, और उसके ऊपर अगर चंद्रमा की दृष्टि है, तो उसके बाल्यकाल को के विषय में माँ बाप को थोड़ा, या पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। उसको खाली केवल कुसंगति से बचाना है। जैसे ही वो कुसंगति वाला चैप्टर उसका क्लोज हुआ और अच्छे संस्कार मिले, तो फिर इसका इफेक्ट न्यूनतम हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। फिर अगर मंगल की दृष्टि हो तो कुछ अनैतिक काम भी कर सकता है, हर काम में बाधा भी उसको मिल सकती है। और ऐसा आदमी, यहाँ पे ये भी है कि आप अगर इनके लिए काम में आ जाओ, तो जब आपको टाइम पड़ेगा तो ये उस समय या तो प्रेजेंट नहीं होंगे, या इनको कोई जाके बोलेगा तो ये दूसरे काम में बिजी होंगे, इतनी इम्पोर्टेंस आपको नहीं देंगे। ऐसा भी कुछ बताया गया है। बुध की दृष्टि कुछ विशेष अशुभ रहती है और झूठ बोलने में माहिर बना देती है। बुध की दृष्टि कुछ विशेष शुभ नहीं होती है भरणी नक्षत्र के शनि पे। और गुरु की दृष्टि अच्छी, गुरु की दृष्टि समृद्धिपूर्ण जीवन बिताता है और राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। शुक्र की दृष्टि मतलब कुछ भोगी टाइप से बना देती है। और शुक्र की दृष्टि अगर शनि में भरणी नक्षत्र में हो, नोट कीजिएगा आप इस बात को, भरणी नक्षत्र पे अगर शनि है और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है, तो भोग विलास में ज्यादा रुचि ऐसे जातक को बना सकता है। अब इस जगह में मैं कोई ज्यादा फालतू शब्द यूज नहीं करते हुए उन्हें एक छोटा सा शब्द यूज किया है, भोग विलास, उसमें आप पूरी डिटेल समझिएगा। और अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। मेरा यहाँ पे यही कहना है कि अगर शुक्र की दृष्टि है तो सबसे पहले केवल इसको सुन के आपको उद्वेलित नहीं होना है। आपको पहले ये देखना है कि आपका शुक्र कहाँ प्लेस है, आपका शनि कहाँ प्लेस है, और शुक्र कौन से नक्षत्र में, क्योंकि उस शुक्र पे शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। भरणी नक्षत्र में आज शनि के साथ ही, मतलब शनि तक के ग्रहों का पाठ भरणी नक्षत्र में मैंने आपको बता दिया है। नक्षत्रों के विषय में मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, नक्षत्रों के विषय में पढ़ने के बाद में या सुनने के बाद में कोशिश ये करे कि नक्षत्र ज्योतिष या नक्षत्र विज्ञान अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, तो उनको पढ़ के भी कुछ अपने ऊपर या अपनी घर की जन्म पत्रियों पे उसका फलादेश करके देखने की कोशिश करें कि कहाँ तक
अभ्यास में आपको सही मिलता है। मेरा नक्षत्रों के विषय में ज़्यादा बोलना या ज़्यादा कहने का कारण इतना ही है कि आज 20-25 सालों में मैंने जब कुंडलियों का फलादेश या अपने यहाँ पे देखा है तो मैंने नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान देखा है। केवल ग्रह और भावों को देख के अगर हम लोग फलादेश करेंगे तो वो मैं नहीं मानता कि वो सही जाती है। बहुत हद तक सही होती है, लेकिन जब तक नक्षत्रों को समावेश नहीं करेंगे साथ में तो फिर उसको मतलब 10 में से 5 को ठीक 5 को सही मिल गया, 5 को नहीं मिला तो फिर वो अलग टाइप का ज्ञान हो जाता है। फिर वो मतलब क्या है कि वो कुछ आदमी जिनको सही मिला तो वो समझ लेंगे आप विद्वान हैं, और जिनको सही नहीं मिला उनके लिए आप कुछ नहीं है। तो ये अलग मैटर है कि आपको ज्ञान कितना है। मैटर ये करता है कि ज्ञान सीखने का या बताने का तरीका कौन सा है। अगर आपको जन्मपत्री का विवेचन करना है, प्रिडिक्शन करनी है, तो सबसे पहले आप उनके भावों को लीजिए, राशियों को लीजिए, और उसके बाद में भाव और राशियों का फल जो प्रिडिक्ट होता है उसको बाद में देखिए। पहले नक्षत्रों का प्रिडिक्ट कीजिए कि नक्षत्र क्या बता रहे हैं। आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, हम लोगों को तो बहुत याद है। जब भी कोई काम करते हैं तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे उस समय जब छोटे थे, भैया अपना नक्षत्र देख के करना। क्यों बोलते थे? जबकि उनको तो पता ही नहीं था नक्षत्र कितने होते, फिर भी बोलते थे। क्यों? वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहावत चली आ रही है। तो क्या ऐसे ही चली आ रही है? नहीं, लॉजिक है उसके पीछे, साइंस है। एक छोटी सी बात है, आप अपनी कुंडली में दशा महादशा निकालते हैं तो कहाँ से निकालते हैं? नक्षत्रों से। जब शादी विवाह होता है तो नक्षत्र मिलाया जाता है, जब नामकरण संस्कार होता है तो नक्षत्र मिलाया जाता है, और भी जितने 16 संस्कार है उनमें 80% में नक्षत्रों का ही योगदान रहता है। जब आपका नामकरण होता है तो भी नक्षत्र आते हैं कि कौन से नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि में गोचर कर रहा था, तो वो आपकी राशि होगी। जब सब काम नक्षत्रों के द्वारा ही हो रहा है तो फिर नक्षत्रों का फलादेश क्यों नहीं बताया जा रहा है? नक्षत्रों का प्रिडिक्शन क्यों नहीं बताया जा रहा है? उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है? अगर नहीं नहीं देखा जा रहा है तो आप खुद ही सोचिए क्या कितना कहाँ तक सही होगा वो। यही एक कारण है। और एक जन्मपत्री में चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता अपने देश में या विदेश में या इस धरती पे विद्वानों की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मेरे से तो सब बड़े हैं, मैं अपने आप को विद्वान मानता भी नहीं। जन्मपत्री देखते ही उसका कंप्यूटर में निकाल के या आप निकाली हुई अपनी दे दो, देखते ही अगर हम लोग ये फलादेश कर दें कि आपका ये होगा वो होगा, आपके साथ ये हुआ होगा और ये होगा आने वाले समय में, क्या इतना आसान है? इतना पॉसिबल है? या तो फिर बताने वाला भी मजबूर हो गया क्योंकि आपको आधा घंटा या 10 मिनट में फलादेश चाहिए, तो आप इस चीज़ को अगर उस लेवल पे जाएंगे तो उसी लेवल के फिर प्रिडिक्शन भी आपको मिलेंगे। एक जन्मपत्री देखने के लिए अगर कोई डीपली देखने बैठ जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, परेशान हो जाता है वो उसको निकालने में। जन्मपत्री तो बोलते हैं ना कि अगर सही प्रिडिक्ट मिल जाए, मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलना चाहता, मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जिनसे मैंने सीखा, मैं उनको गुरु ही बोलता हूँ। हालांकि वो कोई स्टेब्लिश गुरु नहीं थे, लेकिन मैं उनको गुरु बोलता हूँ कि कारण शुरुआत मैंने उन्हीं से की थी। 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल होने लग गए, 2 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गए। उनके पास बैठे हुए थे तो वो बोले थे कि अब बस मेरा टाइम पूरा हो गया, ये 4-5 महीने में मैं चला जाऊंगा। मेरे को थोड़ा तकलीफ भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ।
तो आप तो बोलते हैं कि मृत्यु का समय कभी भी किसी का नहीं निकलना चाहिए, फिर आप अपनी मृत्यु का समय क्यों निकाला? बोला मैंने अपनी का निकाला है, दूसरे का नहीं निकाला है। अपनी तो निकाल ही सकता हूँ। तो फिर वो ज्योतिष के ही वो योग और तर्क चलने लगे। तो मैंने पूछा गुरुदेव जाएंगे कैसे? बोला भय से। भय से? बोला आप तो डरते ही नहीं, आपको तो रात को 12 बजे भी कोई बोले कि वहां जाके आओ तो आप चुपचाप जाके आ जाएंगे, कोई चीज़ का डर भय लगता ही नहीं है आपको, तो फिर भय से कैसे जाएंगे? बोले यही तो बात है, मेरे को कोई चीज़ का भय होगा और ऐसा कुछ वातावरण क्रिएट होगा उस समय में कि मैं ये सब भूल जाऊंगा कि मेरे को भय नहीं लगता है। भय लगेगा और उससे हार्ट अटैक टाइप का कोई चीज़ होगा और मैं इसी ज़मीन पे चला जाऊंगा। मतलब मेरे को मेडिकल एड की सुविधा नहीं मिलेगी, मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा किसी को कि मेरे को मेडिकल एड वगैरह मिले, मैं उसी समय चला जाऊंगा। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, अब बोल दिया तो मन में तकलीफ भी था और ये भी सोच रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अब आश्चर्य तो तब हुआ कि उनके घर में कोई अकेले थे उस समय घर में, और घर में कुछ ऐसे ही कुछ बंदे जो फालतू घूमते रहते हैं चोरी वगैरह करने के लिए, उनके घर में घुसे। हालांकि कुछ लेके नहीं गए, जग गए वो और भाग गए वो लोग, लेकिन उस समय एक अजीब सा भय उनके मन में बैठा। और उसी रात 2:30 बजे का टाइम था, चोरी का टाइम 11 से 12 के बीच में था, और उसी रात सब थे उनके पास, मोहल्ले के भी थे। हालांकि मैं नहीं था क्योंकि मैं मेरा सर्विस लाइन में दूसरी जगह आ गया था। वहाँ पे उनको माइल्ड हार्ट अटैक आया, सिमिलर। सब लोग हाथों हाथ गाड़ी लेके आए तो सबको मना कर दिया, बोलो ना ज़रूरत नहीं है। अब मेरे समझ में आ गया मेरे साथ क्या हुआ है, अब मेरा टाइम हो गया, आप लोग साइड हो जाओ, मेरे को जाने दो। विदिन 10 सेकेंड उनका आँख खुला और चल दी। ये बात सही है कि हम लोगों को किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी या किसी का मृत्यु स्थान का प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इतना पारंगत नहीं है कि उसका प्रिडिक्ट कर सके। अब भूलवश अगर आपने कर दिया और आपका इष्ट साधन बहुत तकड़ा है और आप अपने इष्ट के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, तो उस इष्ट को मजबूर होकर आपकी बात सच करनी पड़ती है। इसलिए किसी का भी खराब प्रिडिक्शन जब आप करो या आपको लगे तो आप मत करो, आप उसको उपाय बताओ। आप अपने मुंह से मत बोलो वो बात, आप उसको उपाय बताओ। भाई आपका ऐसा ऐसा कुछ समय थोड़ा बहुत कुछ डाउन हो सकता है, तो आप उस समय ऐसा करो। वो करे या नहीं करे ये उसकी उसकी ड्यूटी है, लेकिन आप अपनी वाणी से उसको खराब मत करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सबसे। इतना जरूर करें, अगर आप मेरे से सीख रहे हैं तो किसी भी तरह के तंत्र मंत्र टोटके या फालतू की बातें उस लाइन में न ले जाए। बिना मतलब के काम करवाने या बिना मतलब के कोई दान दक्षिणा करवाना, उस लाइन में ना जाए। आप बोल सकते हैं, आप जातक को कोई दिखा रहा है तो उसको कि आप ये काम करो तो आपके लिए फायदेमंद होगा, किसी गरीब को खाना खिलाओ, अगर उसकी हैसियत है तो दान दिलवाओ। लेकिन जो आजकल के जो चल रहे हैं, जिस तरह से बताया जाता है ये करो वो करो, और आदमी की हैसियत ही नहीं है, उस लाइन में किसी को मत लेके जाइए। क्योंकि जो पहले से दुखी है वो और ज़्यादा दुखी होगा और उसका कुछ न कुछ अंश फिर बताने वाले को भी भोगना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सही लाइन में डालें। कोशिश करें कि साधारण चीज़ों से उसका भला हो सके, उसकी नेचुरलिटी अगर ख़राब चल रही है तो वो चेंज हो सके। भक्ति की लाइन में या मंत्र जाप की लाइन में जहाँ तक अगर खुद जा सके तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर उसकी हैसियत है
और वो विद्वानों को बैठा के काम करवा सकता है, तब बताए, तब कोई टेंशन नहीं है, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी की हैसियत नहीं है, कोई पहले से ही दुखी है, तो उसके ऊपर खर्चे का बोझ डाल के उसको और दुखी मत करें। मेरी अपनी जो बात है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं किसी को प्रिडिक्ट कभी नहीं करता कि तुम्हारा ये ऐसा ऐसा ग्रह खराब है और उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ और आगे ये होगा। मैं स्लाइट एक उपाय बताता हूँ। अब अगर कोई पूछता है क्यों बताया, तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मेरे को जो समझ में आया मैंने बता दिया। अगर आपको कोई ज़्यादा डीपली अध्ययन करवाना है तो आप किसी प्रोफेशनल एस्ट्रो के पास जाइए। क्या खराब है, क्यों खराब है, मैं उसमें वो कभी नहीं बताता। मैं इतना ही बताता हूँ, आप इस समय में ये काम कीजिए और हो सके तो इसको कंटिन्यू रखिए। तो ऐसा है मित्रों, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्रसारित करें, शेयर करें। पाठ से संबंधित कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता की।